हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की वीडियो में हम बात करें भाई नेक्स्ट एनर्जी के टॉपिक की। हमने बहुत सारे एनर्जी के टॉपिक पहले ही पढ़ चुके हैं भाई पिछली वीडियो में। आज हम बात करते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब तक हमने क्या पढ़े थे, टू टाइप्स या टू फॉर्म्स पढ़ी थी एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। आज इस काइनेटिक और पोटेंशियल के अलावा कौन कौन से हमारे पास फॉर्म होते हैं एनर्जी की, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, कि हमारी एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म कौन कौन सी है भाई। तो देखिए, फर्स्ट फॉर्म की अगर पास हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आती है हीट एनर्जी। हीट एनर्जी क्या होती है, देखो, द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय विर्च्यू ऑफ रैंडम मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी। ये बताते हैं कि जैसे कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसके अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो भी आयंस होते हैं, वो क्या होंगे भाई, रैंडमली मोशन होंगे। कैसे, जैसे मैं इसका डायग्राम बनाता हूं। ये हमारे पास कोई बॉडी है, ठीक है, ये रेस्ट में है, तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल होंगे वो रैंडम मोशन में होंगे। रैंडम मोशन में कैसे, किसी की डायरेक्शन ये होगी मोशन की, कोई इस डायरेक्शन में मूव करेगा, कोई ऐसे मूव करेगा, कोई इस तरह से मूव करेगा, कोई इस टाइप से मूव करेगा। यानी कि सभी की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी चलने की। तो जो एनर्जी क्या की जाती है भाई, जो मॉलिक्यूल्स की रैंडम मोशन से क्या की जाती है, जो एनर्जी पोजेस की जाती है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, हीट एनर्जी। क्योंकि देखो, जब मॉलिक्यूल्स आपस में इधर उधर भागेंगे तो क्या होगा, इनके बीच में कोलिजन होगा, यानी एक दूसरे से क्या करेंगे, टकराएंगे, और टकराने से क्या होगी भाई, हीट एनर्जी निकलेगी, और वो क्या होगी, बॉडी से बाहर निकल के आएगी। इसके अलावा जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है किसी भी चीज के ऊपर, आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आसानी से डिटेल में पढ़ चुके हो आप, वेरी इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो जब हम किसी बॉडी को अर्थ के सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे स्लाइड करके लेके जाते हैं, तो अर्थ के सरफेस में और उस बॉडी के बीच में क्या लगता है भैया, आपका एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है। तो जब कोई चीज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में चलती है तो वो उसका जो सरफेस होता है वो क्या हो जाता है, आपका हीट हो जाता है। तो वही आपकी क्या होती है, हीट एनर्जी। तो जो हीट एनर्जी होगी वो आपकी कहीं से भी आ सकती है। जैसे आप अपने हाथों को रब करोगे तो आपके आपके हाथ क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं थोड़ी देर में, तो वो भी क्या है, आपकी एक हीट एनर्जी है। तो हीट एनर्जी क्या होती है वही, फ्रिक्शन की वजह से, या फिर गाड़ी की कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसकी मोशन की वजह से, ठीक है, या फिर उसके पार्टिकल्स की जो रैंडम मोशन है उसकी वजह से जो भी एनर्जी आती है उसी को हम क्या बोल देते हैं, हीट एनर्जी हम बोल देते हैं। या फिर किसी चीज को जब हम बर्न करते हैं, उसको जलाते हैं, तब भी क्या होती है, उसमें से हीट एनर्जी बाहर निकलती है हमारी। तो ये हमारे पास क्या होती है, हीट एनर्जी होती है। सेकंड हमारे पास आती है इंटरनल एनर्जी। अब देखो, इंटरनल इंटरनल का क्या मतलब होता है, हमारे अंदर, यानी किसी भी चीज के अंदर में जो। तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है, जो किसी चीज के अंदर की जो एनर्जी होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, इंटरनल एनर्जी। तो इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय व्हिच ऑफ पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल एंड देयर रैंडम मोशन। देखो, इसमें भी रैंडम मोशन थी, इसमें भी रैंडम मोशन है, लेकिन इसके साथ में और क्या चीज है, पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन। पर्टिकुलर पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब होता है भाई, एक एक प्रॉपर डायरेक्शन में या एक प्रॉपर वे के अंदर उनको क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, ठीक है। जैसे हम मान लेते हैं भाई, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, जैसे कोई भी एक बॉडी है, जैसे हमने यहाँ पर दिखाया था, पहले सारे पार्टिकल क्या है, रैंडमली मोशन के अंदर जाते हैं। अगर इसको मैं क्या करता हूँ, फोर्स लगा के इस साइड में मूव करवाता हूँ, इस बॉडी को इस साइड में मूव करवाऊंगा, तो इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल हैं उनको चलने के लिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल जाएगी। अगर मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है तो इसके जितने भी पार्टिकल है वो सारे क्या हो जाएंगे भाई, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगे। तो फिर इसके अंदर से जो एनर्जी आएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी हो जाएगी। अब जैसे हम किसी काम को करते हैं तो कई बार हम क्या करते हैं भाई, फोर्स ज्यादा लगा देते हैं, कई बार हम क्या करते हैं, फोर्स कम लगा देते हैं। तो वो जो फोर्स हम लगाते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारी इंटरनल एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारे अंदर इंटरनल एनर्जी ज्यादा है तो हम ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे, अगर इंटरनल एनर्जी कम है तो हम क्या करेंगे, कम फोर्स अप्लाई करेंगे। तो ये जो हमारे पास हमारी कैपेसिटी होती है, किसी को हम क्या बोल देते हैं, इंटरनल एनर्जी बोल देते हैं, जो किसकी वजह से आती है, पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन और मॉलिक्यूल की रैंडम मोशन की वजह से। क्योंकि देखो, मॉलिक्यूल की जो रैंडम मोशन होती है उसकी वजह से भी तो है, वो भी क्या है, इंटरनल में ही है वो सारे पार्टिकल। जैसे हमने बॉडी एज्यूम की थी, ये पार्टिकल इसमें रैंडम मोशन में थे, तो रैंडम मोशन में भी ये किसके अंदर है, इस बॉडी के ही अंदर है, ठीक है। तो इसके अंदर से जो एनर्जी आएगी वो भी क्या होगी,
उसको हम हीट एनर्जी भी उसी को बोलेंगे, और उसकी इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, यही हमारे पास हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, आप इलेक्ट्रिसिटी को देखते होंगे, घरों में आपकी लाइट आती होगी, तो वो किस वजह से आती है, वो सारी क्या हुई आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसकी वजह से आती है, द एनर्जी विच इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट, यानी जो एनर्जी करंट के फ्लो करने से आती है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं द एनर्जी विच इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयंस या चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो वो जो एनर्जी होती है वो हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हम उसको बोल देते हैं भाई। जैसे बल्ब ग्लो करता है घरों में, फैन रोटेट करता है, ये सभी किसकी हेल्प से करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से। नेक्स्ट आती है हमारे पास केमिकल एनर्जी। अब देखो केमिकल एनर्जी हमारे पास क्या होती है, केमिस्ट्री के अंदर आप केमिकल रिएक्शन पढ़ते होंगे, ठीक है, तो उसमें से जो भी एनर्जी निकलती है, यानी जैसे आपने H2SO4 देखा होगा, KMnO4 देखा होगा, जब हम इन सॉल्यूशन को किसी दूसरे चीज के साथ या दूसरे सॉल्यूशन के साथ मिक्स करते हैं, तो इनमें से हीट निकलती है, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, केमिकल एनर्जी। तो हमारे पास क्या आएगी, द एनर्जी ड्यू टू द पार्टिसिपेटिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए केमिकल रिएक्शन, यानी जब कोई मॉलिक्यूल केमिकल रिएक्शन में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, तो उस टाइम जो एनर्जी निकलती है केमिकल रिएक्शन में से, उसको हम क्या बोल देते हैं, केमिकल एनर्जी हम उसको बोल देते हैं भाई। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन हमारे पास कैसे आती है, जैसे केमिकल एनर्जी का अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो क्या होता है, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक लेके आते हो घरों में, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक के अंदर क्या करते हो आप, नमक डालते हो, ठीक है, उसको टेस्टी बनाने के लिए। तो जब उसको उसके अंदर नमक डालोगे तो उसमें से क्या निकलती है भाई, गैसें बाहर निकलती हैं, गैसेज निकलती है, तो वो एक टाइप से क्या उसकी एनर्जी है। जब नमक उस कोल्ड ड्रिंक के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या करता है, गैस की फॉर्म में उस एनर्जी को बाहर निकालता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसकी केमिकल एनर्जी बोल देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम एन एटॉमिक न्यूक्लियस, कि जो एक एटम होता है, एटम के न्यूक्लियस में से जो एनर्जी निकलती है उसको हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी बोल देते हैं भाई। अब देखो एटम और उसका न्यूक्लियस कैसे होता है, इसको मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि हमारे पास किस तरह से आएगी। तो यहाँ तक आप इसको नोट कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके या कैसे स्क्रीनशॉट करके, जैसा भी आप ठीक समझो। तो अब मैं बात करता हूँ आपके न्यूक्लियर एनर्जी की, कि जो एनर्जी होती है ड्यू टू एटॉमिक न्यूक्लियस, वो हम किस तरह से उसको डिस्कस करेंगे भाई। तो देखो न्यूक्लियर एनर्जी हमारे पास कैसे आएगी। जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है, आपने 10th क्लास में ही पढ़ा होगा, दो टाइप की एनर्जी होती है भाई ये, लेकिन 10th क्लास में इतने ध्यान से बच्चे नहीं पढ़ते इन चीजों को। तो देखो जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है वो टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट हमारे पास क्या होती है, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन एनर्जी। तो देखो न्यूक्लियर फिजन एनर्जी हमारे पास क्या होती है। अब न्यूक्लियर फिजन के अंदर मैं आपको बता देता हूं, जैसे हम क्या मान लेते हैं भैया कि ये एटम मान लेते हैं, ठीक है, हमने ये एक एटम एज्यूम कर लिया, ये होगा एटम, ये हमने क्या मान लिया, इसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है भाई, इस एटम का सेंटर पॉइंट होता है, और न्यूक्लियस के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, न्यूक्लियस के ऊपर हमेशा क्या रहेगा, आपका पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो ये जो न्यूक्लियस होता है ये कई बार क्या हो जाता है भाई, टूट जाता है, ठीक है, तब इसमें से जो एनर्जी निकलती है उसको हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी बोल देते हैं। अब इसके अंदर देखो, अगर हम न्यूक्लियर फिजन एनर्जी की बात करते हैं तो ये क्या होगा, व्हेन ए हैवी न्यूक्लियाई break into two or more lighter nuclei, then the energy released is known as nuclear fission energy। तो देखो भाई न्यूक्लियर फिजन एनर्जी मैंने आपको बताया है कि जब हमारे पास एक हैवी न्यूक्लियाई टू और मोर न्यूक्लियाई के अंदर क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है,
तो उस टाइम जो एनर्जी निकलती है उसको हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियर फिजन एनर्जी हम बोल देते हैं। तो इसके लिए हम क्या करें भाई, जैसे हमारे पास क्या होता है, अगर कोई भी एक लाइट न्यूक्लियस हम ले लेते हैं, जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं आपके यूरेनियम 238, यूरेनियम 235, ये क्या होते हैं, एक हैवी न्यूक्लियाई होते हैं। अगर इनको हम ब्रेक करते हैं 2 और मोर न्यूक्लियाई के अंदर, तो क्या हो जाएगा, उस टाइम जो एनर्जी निकलती है उसको हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियर फिजन एनर्जी। यानी न्यूक्लियर फिजन एनर्जी कहां से निकली, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन से। और न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन आपकी क्या होती है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे ये हमारे पास क्या है, एक हैवी न्यूक्लियाई है, अगर ये रिएक्शन करता है यानी कि ये टूट जाता है भाई 2 लाइटर न्यूक्लियाई के अंदर या 3 लाइटर न्यूक्लियाई के अंदर, तो देखो जब कोई भी चीज टूटती है तो उसमें से क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। जैसे हम क्या करते हैं भाई, जैसे कोई लकड़ी लेते हैं हम, उसको उस लकड़ी को एक पॉइंट से हम तोड़ देते हैं, ठीक है, तो जहां से वो टूटती है वो जो पार्ट होता है उसका वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा हीट हो जाता है। तो क्या कि जहां से वो टूटती है उसकी जो मास है वो किस में कन्वर्ट होगा, आपका एनर्जी में। तो वो जो एनर्जी होती है उसको न्यूक्लियर फिजन एनर्जी हम उसको बोल देते हैं। तो न्यूक्लियर फिजन एनर्जी के अंदर हमारे पास क्या होते हैं कि जब एक हैवी न्यूक्लियाई 2 और मोर लाइटर न्यूक्लियाई के अंदर टूटेगा तो उसमें से जो हीट एनर्जी निकलेगी उसी को हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियर फिजन एनर्जी हम बोल देते हैं भाई। अब इसके बाद हमारे पास आती है सेकंड न्यूक्लियर फ्यूजन। तो देखो न्यूक्लियर फ्यूजन इसका जस्ट क्या है, अपोजिट है। अगर आपको ये अच्छे से अंडरस्टैंड हो गई है तो न्यूक्लियर फ्यूजन भी हो जाएगी। तो देखो न्यूक्लियर फ्यूजन आपके पास क्या होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी। तो न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर क्या हुआ, जब 2 और मोर लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन होंगे एक साथ तब जो एनर्जी निकलेगी उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी। तो यहां पर देखो भाई, व्हेन 2 or more lighter nuclei combine together to form a heavy nuclei, then the energy released is nuclear fusion एनर्जी। तो तब हम उसको क्या बोल दें भाई, न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी हम उसको बोल देंगे। जैसे इसका जस्ट अपोजिट, अगर मैं 2 स्मॉल मॉलिक्यूल लेता हूं भाई, अगर मैं ले लेता हूं भाई हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल ले लेता हूं, ठीक है, या फिर और अगर मैं इसको कंबाइन करता हूं तो ये मेरे पास क्या बन जाता है भाई, हीलियम। हीलियम का एक न्यूक्लियाई हमारे पास बन जाता है भाई, ठीक है। तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हमने ले लिए और ये हमारे पास किसके अंदर कन्वर्ट होगा, हीलियम के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हमारी कहां पर होती है, सन के अंदर वो होती है भाई, इन सन। जो सूर्य होता है हमारा, जो हमें लाइट देता है पूरा दिन, उसके अंदर ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है। अब आप एक बात ध्यान रखना भाई, जब हम किसी चीज को तोड़ते हैं तो हमारी कम एनर्जी वेस्ट होती है, लेकिन जब हम उसी चीज को वापस दोबारा से जोड़ने की कोशिश करते हैं तो हमें क्या देनी होती है, ज्यादा एनर्जी देनी होती है। जैसे आप मान लो कोई एक प्लास्टिक की चीज आपने उसको ऐसे तोड़ दिया, जब आप उसको जोड़ोगे तो कैसे जोड़ोगे, उसको हीट करोगे दोनों पार्ट को, फिर आप उसको ऐसे मिलाओगे, फिर और हीट करोगे तब वो दोनों आपस में चिपकेंगे। वरना अगर तोड़ने के बाद अगर उसको वैसे ही जोड़ोगे तो वो नहीं जुड़ते आपके। तो फ्यूजन रिएक्शन के अंदर जोड़ने में हमें क्या देनी होती है, ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो आपकी जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है वो आपकी कहां पर होगी, सन के अंदर होती है। सन के अंदर क्या होता है भाई कि दो हाइड्रोजन के 2 एटम मिलकर हीलियम का एक एटम बनाते हैं और इस केस में इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है कि ये एनर्जी हम अर्थ के सरफेस पे पॉसिबल नहीं करवा सकते भाई, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। क्योंकि अगर सन को हम अर्थ के सरफेस पे लेके आ जाएंगे तो क्या हुआ, एवरीथिंग इज मेल्ट, हर चीज क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी। तो जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है वो अर्थ के सरफेस पे या लैब में
उनको करवाना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वो क्या होती है भाई, अनकंट्रोल्ड हो जाती है। उनके अंदर इतना टेम्परेचर निकलता है, इतनी हीट एनर्जी निकलती है कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। और जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होती है आपकी, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं भाई, न्यूक्लियर फिजन को। जो आपका न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसमें चेन रिएक्शन होती है, और वो चेन रिएक्शन किसका टाइप होती है, न्यूक्लियर फिजन का ही एक टाइप होती है। तो उसको हम क्या करवा सकते हैं, कंट्रोल करवा सकते हैं। लेकिन जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है, इसको हम कंट्रोल नहीं करवा सकते अपनी लैब के अंदर, क्योंकि इसमें जो टेम्परेचर निकलता है, जो हीट एनर्जी निकलती है, वो बहुत ही ज्यादा अमाउंट के अंदर निकलती है, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते भाई। ठीक है, ये हमारे पास क्या थे, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, और क्या है भाई, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। अब देखो, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन के अलावा हमारे पास और कौन कौन सी एनर्जी की टाइप होती है भाई, ये तुमने आपको जो मोस्टली जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी। लेकिन इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी एनर्जी की टाइप होती हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल हम बात करते हैं भाई, सिक्स्थ हमारे पास जैसे वही आ गई लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी। फिर एक आ जाती है वही हमारे पास साउंड एनर्जी। फिर आ जाती है हमारे पास हाइड्रो एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी। एक आ जाती है हमारे पास वही विंड एनर्जी, विंड एनर्जी। एक आ जाती है वही विंड एनर्जी के साथ साथ हमारे पास और क्या है इसमें, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, विंड एनर्जी। तो ये हमारे पास क्या होती है, एक रोटेशनल एनर्जी आ जाती है, रोटेशनल एनर्जी। तो ये हमारे पास क्या होती है, सारी एनर्जी की टाइप होती हैं। जैसे लाइट एनर्जी क्या होती है भाई, जो भी हमें लाइट से जो एनर्जी मिलती है, जैसे हम क्या करते हैं, बल्ब ग्लो करता है तो उसके अंदर क्या जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बल्ब ग्लो करेगा तो उसमें से क्या निकलेगी, लाइट निकलेगी। तो वो हमारी क्या हो जाती है, लाइट एनर्जी हो जाती है। उसके बाद साउंड एनर्जी, कोई भी जो चीज है होती है वो जो आवाज करती है, तो उसकी आवाज की वजह से जो एनर्जी आती है उसी को हम क्या बोल देते हैं, साउंड एनर्जी बोल देते हैं। यानी देखो, जितनी भी हमारी वेव्स होती हैं उन सभी के अंदर क्या होती है, एनर्जी होती है। एनर्जी के बिना कोई भी वेव हमारी ट्रेवल नहीं करेगी। जितनी भी वेव्स होती है सभी में क्या होगी, एनर्जी होगी। मैं बोल रहा हूं तो मेरी जो एनर्जी वही तो बाहर आ रही है, लेकिन किसकी फॉर्म में, साउंड की फॉर्म में। तो इसको मैं क्या बोल देता हूँ, साउंड एनर्जी बोल देते हैं हम इसको। हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब, हाइड्रो मतलब होता है भाई वाटर। वाटर से भी हम एनर्जी बनाते हैं, क्योंकि जो हम ऊंचे ऊंचे डैम्स बना देते हैं, वहां से जब वाटर को नीचे गिराते हैं तो उससे हम क्या करवाते हैं भाई, टरबाइन को रोटेट करवाते हैं। और उस रोटेशन की वजह से जो एनर्जी आती है उसको हम क्या बोल देते हैं, हाइड्रो एनर्जी बोल देते हैं, या हाइड्रो की जगह हम इसको वाटर एनर्जी भी बोल सकते हैं। फिर विंड एनर्जी आती है भाई। विंड एनर्जी क्या होती है, जो हमारे विंड मिल्स होती हैं, जहां पर हमारी तेज हवाएं चलती हैं। जैसे समुद्र के आसपास के जो एरियाज होते हैं उनमें ज्यादा तेज हवाएं चलती है, तो वहां पर विंड मिल लगा देते हैं। या फिर जैसे राजस्थान होता है, राजस्थान के कुछ इलाके ऐसे हैं जिनमें हम क्या करते हैं, जो पवन चक्की होती है, हमारी विंड मिल होती हैं, उनमें से हम क्या करते हैं, हवा का, एयर का यूज करके हम क्या बनाते हैं भाई, एनर्जी बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये हमारे पास क्या होती है, विंड एनर्जी होती है। फिर रोटेशनल एनर्जी होती है, जब कोई चीज रोटेट करती है तो उसमें से जो एनर्जी निकलती है उसको हम क्या बोल देते हैं, रोटेशनल एनर्जी बोल देते हैं। द एनर्जी ड्यू टू द रोटेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हम बोलेंगे रोटेशनल एनर्जी। तो इस टाइप से हमारी क्या होती है भाई, बहुत सारे फॉर्म्स होती है एनर्जी, जिनको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, देखते हैं। तो ये हमारी क्या थी, कुछ एनर्जी की डिफरेंट टाइप थी, कि कैसे कैसे हमारी एनर्जी की टाइप होती है और कैसे कैसे हम उनको डिफाइन कर सकते हैं भाई अपनी डेली लाइफ के अंदर। तो देखिए, अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक चलता है एनर्जी मास इक्विवेलेंस। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है समझने के लिए, प्लस टू क्लास में भी आपके काम आएगा ये। तो इसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड करना इस टॉपिक को। और ये हमारे पास क्या थी, कुछ डिफरेंट फॉर्म थी एनर्जी की, जिनको मैंने आपको बताया भाई। तो चलिए चलते हैं एनर्जी मास इक्विवेलेंस।
एनर्जी मास इक्विवेलेंस में हम इसको बोल देते हैं, एनर्जी मास इक्वेशन में हम इसको बोल देते हैं। तो ये हमारे पास क्या होती है भाई, ये किसने दी थी, आइंस्टीन ने दी थी। आइंस्टीन ने इस इक्वेशन को दिया था और ये इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। ये आपको पता है E क्या होती है, हमारी एनर्जी होती है, M क्या होता है, हमारा मास होता है, और C क्या होती है आपकी स्पीड ऑफ लाइट। कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास बताई थी, आइंस्टीन ने बताई थी। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि एनर्जी को मास के, देखो अगर आप कंजर्वेशन लॉ पढ़ते हो तो कंजर्वेशन लॉ के अंदर मैं आपको बताया जाता है कि एनर्जी क्या है, कंजर्व है। लेकिन जो आपका मास होता है वो आपका अकेला कंजर्व नहीं होता। मास आपका कब कंजर्व होता है, जब हम उसको एनर्जी के साथ रिलेट करते हैं, जब हम उसको एनर्जी के साथ जोड़ते हैं। तो इसी को हम बोल देते हैं एनर्जी मास इक्विवेलेंस या एनर्जी मास इक्वेशन। और इस इक्वेशन में क्या आता है, E इज इक्वल टू किसके इक्वल होती है भाई, mc स्क्वायर की इक्वल हो जाती है। तो इसमें क्या होगा कि एनर्जी को हम क्या करेंगे, मास के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, और मास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड into mass and mass can be converted into energy। कि एनर्जी को मास के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, मास को हम एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। इसी को हम क्या बताते हैं, एनर्जी मास इक्विवेलेंस, या फिर हम इसको बोल देंगे एनर्जी मास इक्वेशन आपकी। तो इसमें देखो भाई कैसे हम एनर्जी को मास में कन्वर्ट करेंगे और किस कैसे आपका जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो हम यहाँ पर खड़े हैं या आप बैठे हो, आपके अंदर क्या है, एनर्जी है, यानी वो एनर्जी किस फॉर्म में है, आपकी मास के फॉर्म में आपके शरीर के अंदर है, वो क्या एक टाइप से मास है आपका। जब आप कोई भी काम करते हो तो आपका क्या होता है भाई, आप उस काम को करोगे, आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, यानी जो आपका मास है अंदर वो क्या हो जाएगा, एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, और आप उस काम को कर दोगे। कुछ टाइम के बाद आपको क्या लगेगी भाई, थकान होगी, आपको भूख लगेगी। तो भूख लगेगी कि तो आप क्या करोगे, जैसे आप फ्रूट्स वगैरह खाते हो, आपने एप्पल खा लिया, सेब खा लिया, तो वो एप्पल क्या था, एक मास था, ठीक है, और आपने उसको खा लिया तो उसने आपको क्या दी, एनर्जी। तो वो जो मास था किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। फिर आप काम करोगे तो आपकी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मास के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखो एप्पल है, वो किसके ऊपर लगा था भाई, पेड़ के ऊपर लगता है, तो पेड़ के अंदर क्या देते हम, अब कोई ऐसी चीज तो हम देते नहीं पेड़ में कि भाई एप्पल उसको लग जाए। वो सिर्फ क्या होती है, एक टाइप से एनर्जी होती है पेड़ की, जो क्या होती है एप्पल की फॉर्म में बाहर निकल के आती है। तो वो वहां पर क्या थी, एनर्जी मास के अंदर कन्वर्ट हो गई, उसको हमने खा लिया, तो मास किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस टाइप से जो भी चीजें आती है हमारी, एनर्जी और मास एक दूसरे के साथ मिलकर क्या होते हैं, कंजर्व होते हैं भाई। एनर्जी मास में कन्वर्ट हो जाती है हमारी, मास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये इक्वेशन किसने दी थी हमें, आइंस्टीन ने हमें क्या बताई थी, इस इक्वेशन के बारे में बताया था। तो ये हमारे पास क्या है, एनर्जी मास इक्विवेलेंस होती है, कि कोई भी जो हम काम करते हैं उसमें एनर्जी मास में कन्वर्ट हो जाएगी और मास एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंग बताएं तो मास कभी भी आपका कंजर्व नहीं होता, यानी कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है भाई, कि इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन जो आपकी एनर्जी होती है उसको हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उसको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बस हम उसको क्या कर सकते हैं भाई, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं वन फॉर्म से अनदर फॉर्म के अंदर। तो जो आपका मास होता है वो आपका कंजर्व नहीं है भाई, ठीक है। मास आपका कब कंजर्व होता है, जब हम उसको एनर्जी के साथ कंपेयर करते हैं, यानी एनर्जी के साथ हम उसको रिलेट करेंगे, तब हमारे पास क्या हो जाएगा, एनर्जी मास इक्विवेलेंस आ जाता है। तो ये हमारे पास क्या थी, हमारे पास एनर्जी मास इक्विवेलेंस आ जाती है। अब देखो एनर्जी को हम कैसे ट्रांसफर करते हैं भाई, जैसे
हम क्या करते हैं भाई, बल्ब को ग्लो करवाते हैं। तो हमने क्या डाला, बटन को ऑन किया, स्विच हमने ऑन करते हैं तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो बल्ब के अंदर चली जाती है। तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके अंदर कन्वर्ट होगी, लाइट एनर्जी में। बल्ब के अंदर जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाती है तो वो हमें क्या देता है, लाइट देता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, आपकी लाइट एनर्जी के अंदर। इसी तरह जैसे आपकी इलेक्ट्रिक मोटर होती है, जब हम उसको ऑन चलाते हैं उनको, तो उसके अंदर हम क्या देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और फिर वो क्या करती है, आपकी रोटेट करने लग जाती है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी किस में कन्वर्ट हो जाती है, रोटेशनल एनर्जी, या इसको हम बोल सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी आपकी। ठीक है, तो कहां पर कन्वर्ट हो गया, आपकी जो लाइट एनर्जी है या जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो आपकी मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह जब हम क्या करते हैं भाई, वाटर से बिजली बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जब बनाते हैं वाटर से, तो उस वाटर के अंदर कौन सी एनर्जी होती है, हाइड्रो एनर्जी, आपने पढ़ा है अभी अभी। तो उस हाइड्रो एनर्जी से हम क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हाइड्रो एनर्जी को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह आपके घरों के अंदर जो फैन होता है, जब आप उसका स्विच ऑन करते हो तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चली जाती है भाई। और फैन क्या करता है, आपका रोटेट करता है, और रोटेट करने के बाद आपको क्या देता है, हवा देता है। तो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, विंड एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी को वन फॉर्म से अनदर फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हम उसको क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, क्योंकि एनर्जी क्या है, कंजर्व क्वांटिटी आ जाती है भाई। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कोलिजन के बारे में करेंगे कि कोलिजन कैसे होता है, कितने टाइप का कोलिजन होता है, क्या क्या उसके अंदर चेंज आते हैं जब कोलिजन होगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम इन्हीं बातों के बारे में बात करेंगे। जैसा भी आपको वीडियो लेक्चर लगे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ साथ वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले भाई। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।